गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डेटा स्ट्रक्चर की आज की क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ में डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात की थी। ओके, तो आज हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है ना। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स बताए थे। मेजर ऑपरेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे। ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको एफिशिएंसी, रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। और मैंने आपको एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। आई होप कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको डेटा के बारे में बताया था, ग्रुप आइटम्स के बारे में बताया था, रिकॉर्ड के बारे में बताया था, फाइल, एट्रीब्यूट और एंटिटी, और इसके बाद फील्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों हुई, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती हैं और क्यों हम इसको इम्प्लीमेंट किए। तो प्रोसेसर स्पीड, डेटा सर्चिंग, मल्टीपल रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया था कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं डेटा में, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। फिर लीनियर में स्टैटिक और डायनेमिक, और स्टैटिक में एरे, और डायनेमिक में लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। इसके बाद में नॉन लीनियर में मैंने आपको बताया था ट्री एंड ग्राफ। देन इसके बाद में मैंने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, सभी के बारे में बहुत डिटेल में आपसे डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको इतने पार्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम शुरू करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस। ठीक है, ईच एलिमेंट और आइटम इज कनेक्टेड विथ टू और मोर आइटम्स इन अ नॉन लीनियर अरेंजमेंट। ओके, सो द डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके जो टाइप है उसमें नंबर 1 आता है ट्रीज। सो ट्रीज आर द मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स with a hierarchical relationship among its elements known as nodes। ठीक है, ट्रीज क्या है, मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि हायरार्किकल रिलेशनशिप के साथ में होता है, जिसमें हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नोड्स के नाम से जानते हैं। द बॉटम मोस्ट नोड्स इन द हायरार्की आर कॉल्ड लीफ नोड। ठीक है, while the topmost node is called root node। ठीक है, is that clear? Each node contains pointers to point adjacent node। clear? अभी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, क्लासिफिकेशन का बताया था, उसको हम अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड on the parent-child relationship among the nodes। ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है वो किस पर बेस्ड है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर। ठीक है, हर नोड के बीच में उसका जो रिलेशन होगा वो पेरेंट और चाइल्ड का। ईच नोड इन द ट्री कैन हैव मोर देन वन चिल्ड्रन
except the leaf node, whereas each node can have at most one parent except the root node. Whereas each node can have at most one parent. ठीक है? So trees can be classified into many categories which will be discussed later in the tutorial. हम इसको बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसको डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे. ठीक है? सेकेंड थिंग है ग्राफ. मैं पहले दोनों की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ. ग्राफ्स कैन बी डिफाइंड एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of the set of elements represented by vertices connected by the links known as edges. right? मतलब उसमें vertices होंगे, edges होंगी, जिसमें सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही हम ग्राफ कहलाता है. सो अ ग्राफ इज अ डिफरेंट फ्रॉम ट्री इन द सेंस, ठीक है, दैट अ ग्राफ कैन हैव साइकिल व्हाइल द ट्री कैन नॉट हैव अ वन. मतलब ग्राफ में साइकिल होगी कि स्टार्टिंग से लास्ट तक जाएगा, जबकि ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होगी. अभी मैं आपको दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं. सबसे पहले तो जो डायग्राम हमने आपके साथ में लिया था अभी क्लासिफिकेशन का, वापस से अगर हम देखें, देखिए यदि हम इस चीज को समझें, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हमने लिया है ये ट्री का स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहा है. देखिए कैसे, ये है हमारा रूट नोड, ये है हमारा रूट नोड जिसको हम बोलेंगे पेरेंट नोड भी बोलते हैं इसको हम. ठीक है, इसको हम पेरेंट नोड भी बोलेंगे. और ये जो है हमारा चाइल्ड, ठीक है, ये चाइल्ड नोड है हमारे. यानी कि इस नोड का इसके साथ में क्या रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. और फिर आप देखिएगा, अब इन दोनों के लिए भी ये पेरेंट और चाइल्ड नोड का ही रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है. तो यहाँ पर ये लेवल है. ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम इस लीनियर की बात करेंगे तो इसके लिए ये इसका ग्रांड पेरेंट हुआ. जैसे कि हमारे घर में जो फैमिली ट्री होता है वो यही होता है कि हमारे ग्रैंड फादर, इसके बाद में हमारे फादर, ठीक है, इसके बाद में हम खुद यानी कि सेल्फ, इसके बाद में हमारे चाइल्ड. ठीक है, ओके, फिर उनके, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ, हमारा जो ट्री है फैमिली का वो इसी तरीके से होता है. डिपेंड, अगर आप सिंगल हैं, मान लीजिए अगर आपके फादर जो हैं वो 3 भाई हैं तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा. फिर मान लीजिएगा आप, है ना, आपके भी 3 भाई हैं तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, तो ये लेवल बाई लेवल डिसाइड होता जाएगा. ठीक है ना, उसी हिसाब से ये ट्री बनता जाएगा. तो यहाँ पर जो आप ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो ट्री के फॉर्म में ही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं. फिर देखिएगा इसके लिए ये पेरेंट है, ठीक है ना, इसके लिए ये पेरेंट है, ये इसके सब चाइल्ड्स हो गए. फिर इसके लिए देखिए आप, ये इसका पेरेंट हो गया. ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हायरार्किकल लेवल में इसको देखा. ये है हमारा ट्री. आई होप कि अब आपको इमेज बहुत क्लियर होगी कि ट्री एग्जैक्टली होता क्या. होप यू अंडरस्टैंड. अब बात करेंगे हम ग्राफ. तो देखिए ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो ये है. ग्राफ की डेफिनेशन ये कह रही है कि ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट्स. अब देखिएगा, मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा. जैसे मान लीजिएगा ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर ये, इसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस. क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस. इसको क्या बोलते हैं, ये जो कॉर्नर है इनको क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस. ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, एजेस. इनको क्या बोलते हैं हम, एजेस बोलते हैं. ठीक है, तो ग्राफ में जो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा वो वर्टाइसेस और एजेस के फॉर्म में ही होगा. अब देखिए यहाँ पर हम इस पॉइंट से अगर शुरू करते हैं और यहाँ से ये ट्रैवर्स होके जाएंगे और ये वापस यहीं पे पहुँच जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइकिल. कि इसने एक साइकिल पूरी कर ली. जबकि ट्री में ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ट्री में तो ये हमारा ए बना, उसके बाद में ये बी बना, ये सी बना, फिर बी के डी और ई बने,
और फिर यहाँ पर हम इसे कह देंगे x और y। तो यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल बनेगी। ठीक है, इसी को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ग्राफ जो है वो ट्री से डिफरेंट है। ट्री में साइकिल नहीं होती है, ग्राफ में साइकिल होती है। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा था। तो ट्री और ग्राफ दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। जब हम इन चैप्टर्स को आपके साथ में डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये बातें क्लियर होंगी। मैं और डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी हम बेसिक्स से बात पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्रीज और ग्राफ का क्या रोल है। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे, देखिए ऑपरेशन जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में परफॉर्म करते हैं, ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एवरी डेटा स्ट्रक्चर कंटेन्स द सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स। हर डेटा स्ट्रक्चर में सेट ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। सो ट्रैवर्सिंग द डेटा स्ट्रक्चर मीन्स विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रैवर्सिंग द डेटा स्ट्रक्चर मतलब ट्रैवर्स करते वक्त डेटा स्ट्रक्चर्स में हम हर एलिमेंट को देखते हुए चलेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में, इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक सर्चिंग या सॉर्टिंग की बात करें। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने आपके साथ में लिया हुआ है। देखिए, इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द 6 डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब आपको 6 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मतलब आपको स्टूडेंट्स के 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स को एवरेज जो है वो कैलकुलेट आपको करना है। अब देखिए, वी नीड टू ट्रेवर्स द कंप्लीट एरे, आपको उसको मार्क्स को कंप्लीट एरे में रखना है और कैलकुलेट द टोटल सम। तो सम को आप कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद में आप डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और आपको एवरेज मिल जाएगा। तो ये ऑपरेशंस करते वक्त हमको सारे एलिमेंट्स तक हमको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग है हमारा इंसर्शन। सो इंसर्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एलिमेंट्स टू डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशन को हम समझेंगे और मैंने आपको बताया कि इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए the process of removing an element from the data structure deletion. So we can delete an element from the data structure at any random location. किसी भी हम random location से delete कर सकते हैं। If we try to delete the element from an empty data structure, then underflow occurs. यानी कि अगर हमारे पास में कोई एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है, हमको क्या शो होगा? अंडर फ्लो। मुझे लगता है अब आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे नाउ सर्चिंग क्या है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी लोकेशन पर एक एलिमेंट को फाइंड करने की जो प्रोसेस है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्चिंग बोलते हैं। ओके, सो there are the two algorithms to perform searching, like number one is the linear search and number second is binary search। तो हमारे पास में सर्चिंग की दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज linear search and second thing is binary search। तो इसको हम जब हम सर्चिंग आपको पढ़ाएंगे तब आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग क्या है बेसिकली? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स इन द स्पेसिफिक ऑर्डर नॉन एज सॉर्टिंग। देयर आर द मेनी एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में अपना डेटा अरेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करें, मतलब कुल मिला के अरेंज कर डेटा को ही हम सॉर्टिंग कहते हैं। इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, ठीक है, क्विक सॉर्ट, तो ये सारी जो है वो सॉर्टिंग के लिए एल्गोरिथम यूज होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे मर्जिंग क्या होती है। कि दो लिस्ट आपको दी गई है, एक लिस्ट ए दी गई है, एक लिस्ट बी दी गई है, दोनों के साइज हम कह सकते हैं एम और एन रिस्पेक्टिवली हैं। अब आप और सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं, क्लब करना है, इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, थर्ड लिस्ट में तो वो लिस्ट जो होगी वो सी जो लिस्ट है उसका साइज कितना होगा? एम प्लस एन। मान लीजिएगा ए में हमारे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास में
6 एलिमेंट्स हैं, तो सी में कितने होंगे 5 + 6 यानी कि 11 एलिमेंट्स। क्लियर? तो उसी को हम कहते हैं मर्जिंग। मुझे लगता है ये जो ऑपरेशंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने डेटा स्ट्रक्चर की बात कर ली थी, अब बात करेंगे एल्गोरिथम्स क्या है, यानी व्हाट इज एन एल्गोरिथम। हम बार बार इस शब्द को यूज कर रहे हैं कि एल्गोरिथम एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज प्रोसेस or set of rules required to perform calculations or some other problem solving operation especially by a computer। एल्गोरिथम क्या है? इज अ प्रोसेस, या तो हम कहें इसको प्रोसेस, या फिर हम कहें जो भी सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड हैं किसके लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए और सम अदर सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि या किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हम ऑपरेशन या हम सेट ऑफ रूल्स को परफॉर्म करते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं या हम उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज, अब डेफिनेशन क्या है, दैट इट कंटेन्स द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या डेफिनेशन है एल्गोरिथम की? इट कंटेन्स द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which are being carried in a specific order, which are being carried in specific order to perform the specific task। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम फाइनाइट सेट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं या हम उसको लेते हैं उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। सो इट इज नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम और कोड, ये कोई कंप्लीट प्रोग्राम या कोड नहीं होता है। इट इज ए जस्ट सॉल्यूशन यानी लॉजिक ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का लॉजिक क्या है, प्रॉब्लम का जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वो है एल्गोरिथम। सो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ईदर एज द इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक आपने देखा होगा फ्लो चार्ट या शूडो कोड। तो हम सभी चीज़ों पर आपसे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपने 9th-10th अगर आपने पढ़ा होगा या 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, फ्लो चार्ट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे। फ्लो चार्ट्स में कई सारे बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि एक डायमंड होगा, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, ये होगा, वैसे कई सारे हमने बॉक्सेस के बारे में पढ़ा है कि किसका क्या रोल होता है ना। कोई भी, तो हम उसमें एग्जैक्टली क्या देखते थे कि कोई भी प्रॉब्लम दी गई होती थी और उसको हम इम्प्लीमेंट करते थे, तो कि एक लॉजिक डेवलप करते थे कि मान लीजिएगा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर हमने कुछ किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में कुछ किया, फिर कहीं पर अपना हमने लॉजिक लिखा, फिर अगर प्रॉब्लम यस है तो यस के बाद में हम आ गए, अगर नो है तो एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किसी प्रॉब्लम का अगर हम देखें तो वो फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। बस ये बात आप समझ लें। शूडो कोड भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, एल्गोरिथम जस्ट अ लॉजिक फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हम इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसका लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। ये जस्ट फाइनाइट सेट्स का इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर कैरीड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिथम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। देखिए एल्गोरिथम में क्या क्या चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एल्गोरिथम की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोरिथम के, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो नंबर 1 थिंग इज इनपुट, नंबर 1 थिंग इज इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या है? एन एल्गोरिथम हैज सम इनपुट वैल्यूज, सो वी कैन पास 0 और सम इनपुट वैल्यू टू एन एल्गोरिथम, ठीक है। इनपुट होगा, अब देखिए इनपुट होगा, आउटपुट होगा, क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम में हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि भाई ये हमारे पास वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आउटपुट हमको प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इनपुट का मतलब कि हम कुछ वैल्यूज देंगे उसको,
और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमको आउटपुट मिलेगा एल्गोरिथम में उसको हम बोलेंगे आउटपुट। इज दैट क्लियर? अनएम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि एन एल्गोरिथम शुड बी अनएम्बिगियस, व्हिच मींस दैट द इंस्ट्रक्शन इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड सिंपल। मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो एक तो सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार बोलने वाले हैं, नहीं, आपको सिर्फ एक ही बार अपना इंस्ट्रक्शन देना है। दूसरी, इसके बाद में फाइनाइटनेस, इसका क्या मतलब होता है कि फाइनाइटनेस का मतलब होता है कि हमारे एल्गोरिथम में लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो। इंस्ट्रक्शन जो हैं शुड बी काउंटेबल बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम जब लिखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, है ना, तो स्टेप्स, इसलिए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होने चाहिए। अननेसेसरी के कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमारे एल्गोरिथम में नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस तभी हमारी एल्गोरिथम में तो शुड बी इफेक्टिव, मतलब कि उससे जो ओवरऑल प्रोसेस हमारी हो रही है उस पर एक एक इंस्ट्रक्शन का इफेक्ट हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिएगा मैंने स्टेप 1 लिख दी, स्टेप 2 लिख दी, स्टेप 3 का कोई यूज नहीं है हमारे प्रोग्राम में या हमारी लॉजिक में, और हमने ऐसे ही लिख दिया उसको, तो इससे हमारी प्रोसेस पे कोई इम्पैक्ट अगर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इफेक्टिवनेस नहीं है या इफेक्टिव नहीं है हमारी इस प्रोग्राम के लॉजिक। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कैसे कहेंगे भाई? एन एल्गोरिथम मस्ट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सो दैट जो भी इंस्ट्रक्शंस आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं विद द सेम आउटपुट। जो भी प्रोड्यूस करना हो, जो भी आपको प्रोड्यूस करना हो, जो भी आपको उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट चाहिए हो, वो आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो इसलिए एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये कोई प्रोग्राम कोड नहीं होता है, ये जस्ट एक प्रोग्राम का लॉजिक होता है कि भाई ये एक प्रॉब्लम दी गई थी, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम कई तरीकों से लिखते हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, या हम कहें स्टीरियो कोड, या हम कहें फ्लो चार्ट, ठीक है, या हम उसी को प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलप कर दें, उसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है एल्गोरिथम बेसिकली, मैंने आपको बताया। इज दैट क्लियर? एल्गोरिथम के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर होगा मुझे लगता है। डेटा फ्लो एल्गोरिथम में कैसे होगा, तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कैसे होगा। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का मतलब, अ प्रॉब्लम कैन बी अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकती है, और एनी इंस्टेंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है, विच वी नीड अ क्रिएट अ प्रोग्राम और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमको एक ज़रूरत है प्रोग्राम को क्रिएट करने की। सो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज एल्गोरिथम। जो भी हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब एल्गोरिथम में हमने आपको बताया कि एन एल्गोरिथम विल बी डिजाइन फॉर अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम के लिए हमने एल्गोरिथम को डिजाइन किया, विच इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, है ना। इनपुट आफ्टर डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम, द रिक्वायर्ड एंड द डिजायर्ड इनपुट्स आर प्रोवाइडेड टू द। हमारे रिक्वायर्ड एल्गोरिथम में, यानी एल्गोरिथम में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इनपुट की, वो हम प्रोवाइड कर देंगे, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलने वाला है प्रोसेस होकर के एक लॉजिक के थ्रू। सो प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है? द इनपुट विल बी गिवन द प्रोसेसिंग यूनिट एंड द प्रोसेसिंग यूनिट विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है ना। प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है कि उस डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करे। जैसे कि आपने कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन किए तो सीपीयू में जाकर के क्या होगा, एएलयू का काम जो होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, लाइक प्लस होगा, माइनस होगा, ये सारे ऑपरेशन जो भी होंगे वो करेगा। और आउटपुट का काम क्या है? द आउटपुट इज द आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम। जो हमारा आउटपुट है वो रिजल्ट का, प्रोग्राम का रिजल्ट है, उसी को हम बोलते हैं, या रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम हम कह सकते हैं आउटपुट है। ये है डेटा फ्लो एंड एल्गोरिथम्स, राइट। व्हाई डू वी नीड एल्गोरिथम्स? नंबर वन थिंग, स्केलेबिलिटी के लिए। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्केलेबिलिटी व्हेन वी हैव अ बिग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर हमारे पास में कोई बहुत बड़ी समस्या है रियल वर्ल्ड में, सो वी नीड टू scale it down into small step to easily analyze the problem। मतलब हमको उसको स्केलिंग करनी पड़ेगी। कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको अगर एनालाइज करना है, हमको एनालाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
छोटे छोटे स्मॉल स्टेप में उसको डिवाइड करना होगा। जब हम डिवाइड कर लेंगे तो उसी को एनालाइज करना स्केलेबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद में परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, तो द रियल वर्ड इज नॉट इजीली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप। If the problem can be easily broken into smaller step means that the problem is feasible। मतलब feasible का मतलब कि हमारी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी अगर हम उसको ऐसा नहीं करते। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया है कि किस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम में एल्गोरिथम का यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम थ्रू अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सपोज वी वांट टू मेक अ लेमन जूस। मान लेते हैं कि हमको लेमन जूस बनाना है। सो फॉलोइंग आर स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मेक अ लेमन जूस। मतलब कुछ स्टेप्स जो हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो ये बताएंगे कि लेमन जूस हम कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है उसको हम समझते हैं। देखिए स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट वी विल कट अ लेमन इनटू हाफ। मतलब हमारे पास में लेमन मतलब आप समझते होंगे नींबू, हमको नींबू का जूस बनाना है। ठीक है, ओके, तो हम उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेमन को 2 पार्ट में कट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है स्क्वीज द लेमन एज मच यू कैन एंड टेक आउट इट्स जूस इन अ कंटेनर। मतलब आपको उसको एक कंटेनर में उसको निचोड़ना होगा। ठीक है, उसका जूस को निकालना होगा। थर्ड स्टेप है ऐड 2 टेबल स्पून शुगर इन इट। मतलब आपको 2 चम्मच शुगर जो है उसमें ऐड करनी होगी। देन इसके बाद में जब तक हमको उसको घोलना होगा जब तक कि शुगर जो है उसमें पूरी डाइल्यूट नहीं हो जाती है, घुल नहीं जाती है। ठीक है, व्हेन शुगर गेट डिसॉल्व एंड सम वाटर एंड आइस इन इट। मतलब आप उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाइए, उसमें आप आइस मिलाइए, बर्फ मिलाइए। स्टोर द जूस इन द फ्रिज फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए उसको फ्रिज में रखिएगा और नाउ इट्स रेडी टू ड्रिंक। मतलब फिर आप उसको पी सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसीजर था एक लेमन जूस बनाने तक का, वो करीब हमने 6 से 7 स्टेप में इसको फॉलो किया। यही आप घर पे भी करते हैं। कभी भी आप अपने घर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं या उसी तरह से आप चाय बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होंगे वो आप फॉलो करेंगे। तो एक फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, उसी को हम बोल देंगे एल्गोरिथम। यानी जो प्रॉब्लम थी हमारी रियल वर्ल्ड की, भाई आपको एक ग्लास लेमन जूस बनाना है, तो एक ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए जो जो स्टेप्स आपको लगेंगी, जो जो चीज़ें आपको लगेंगी, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हो चाहे उसकी बनाने की प्रोसेस हो, ये सारे स्टेप्स के अंतर्गत ही आते। अब ये जो स्टेप्स आपको दी गई हैं, इन स्टेप्स को आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं डेवलप। मुझे लगता है अब ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गई होगी। क्या क्या फैक्टर्स हैं एल्गोरिथम्स के, वो अब हम जानेंगे। जो जो फैक्टर्स हैं एल्गोरिथम के वो हम जानेंगे। नंबर 1 एक फैक्टर है मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी का क्या मतलब है, देखिए इफ एनी प्रॉब्लम इज गिवन, आपको कोई एक समस्या दी गई है एंड वी कैन ब्रेक दैट प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स, या हम कहते हैं स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलैरिटी। जैसे कि हमने जब आपको सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि सी फंक्शन का क्या रोल है, कि हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। अगर आपके पास में कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको आप विदाउट फंक्शंस बनाते हैं, विदाउट आप मॉड्यूल्स के बनाते हैं, तो अगर उस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा लाइंस हमारे प्रोग्राम में हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको ढूंढने में काफ़ी वक्त लग सकता है। वहीं अगर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच से करते हैं तो एक तो उसको हमारे को अप्रोच करना बहुत ईजी हो जाता है, उसमें जो हम एनालिसिस करते हैं या जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं वो बहुत आसान हो जाती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रैक्टिसनेस बढ़ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बढ़ जाती हैं। यही चीज़ है
कि हमारे पास में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो हम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इट मीन्स दैट दिस फीचर हैज बीन परफेक्टली डिजाइन्ड फॉर द एल्गोरिथम। सेकेंड थिंग है करेक्टनेस। तो द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज when the given inputs produce the desired output। मतलब जो भी आपने इनपुट दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिल जाए, या जो भी डिजायर्ड आउटपुट, यानी हमको जो आउटपुट चाहिए था, ठीक है, जो इनपुट हमने प्रोड्यूस किए हैं और जो आउटपुट हमको चाहिए था, वही उस एल्गोरिथम की करेक्टनेस है। सो विच मीन्स दैट द एल्गोरिथम हैज डिजाइन्ड एन एल्गोरिथम, द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हैज बीन डन करेक्ट। उसी एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे कि यस, एल्गोरिथम हमारी करेक्ट है। अगर हमने इनपुट दिया, जैसे सपोज दैट कि मान लीजिएगा हमें दो नंबर्स का सम करना था, मान लीजिएगा x जो है 10 दिया गया है और y जो है 20 दिया गया है, और हम चाहते हैं कि x प्लस वाई कर दें, तो x प्लस वाई करने पर हमको 30 मिलना चाहिए। अगर ये 30 नहीं मिल रहा है, मतलब कि हमारी एल्गोरिथम में कुछ समस्या है या हमने कुछ स्टेप में गड़बड़ी की है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट गलत आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो करेक्टनेस का मतलब हमने दिया 10 और 20, हमने इसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म किया कि यस दोनों नंबर को ऐड करना है, तो दोनों नंबर को ऐड करने के बाद 10 प्लस 20 करने पर 30 ही आना चाहिए। अगर ये 30 आ रहा है तो मतलब हमारे प्रोग्राम में करेक्टनेस है। इसके बाद में जो थर्ड वाली बात है वो है मेंटेनेबिलिटी। क्या मतलब हुआ मेंटेनेबिलिटी का? मतलब कि एल्गोरिथम शुड बी डिजाइन्ड इन अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब आप बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर में उसको डिजाइन करें, सिंपल वे, सो दैट व्हेन वी रीडिफाइन द एल्गोरिथम, जब आप किसी एल्गोरिथम को दोबारा रीडिफाइन करेंगे तो नो मेजर चेंज विल बी डन इन द एल्गोरिथम। अब डिपेंड करता है, देखिए कई बार हमको प्रोग्राम में उसको बार बार रीडिजाइन करने की नीड होती है। जैसे कभी कभी हमारे पास में 800 लोगों का डेटा है, हमने 1000 लोगों का डेटा कर दिया, हमने उसकी फंक्शनैलिटी कुछ और चेंज कर दी मान लीजिएगा, और मान लीजिएगा पहले हम उसमें 2 ऑपरेशन लगा रहे थे, इसके बाद हमने उसमें 4 ऑपरेशन परफॉर्म करा दिए। तो जब हम उसको रीडिज़ाइन करें तो उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो, मतलब ऐसा ना हो कि हमने उसको स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दिया। हमारा अगर स्ट्रक्चर सिंपल होगा, हमारा स्ट्रक्चर अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, तो रीडिफाइन करने में, रिडिज़ाइन करने में भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी को हम बोलते हैं मेंटेनेबिलिटी। इज दैट क्लियर? अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बात करेंगे इसके बाद में फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या है? देखिए, इट कंसीडर्स वेरियस लॉजिकल स्टेप टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। हमारे पास में बहुत सारे लॉजिकल स्टेप्स होंगे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम बोलेंगे फंक्शनैलिटी। रोबस्टनेस क्या, यहाँ पर क्या मीनिंग है? रोबस्टनेस मीन्स दैट हाउ एन एल्गोरिथम कैन क्लियरली डिफाइन अवर प्रॉब्लम। कैसे हम अपनी एल्गोरिथम को क्लियरली डिफाइन करें, अपनी प्रॉब्लम को कैसे क्लियरली डिफाइन करेंगे, उसी को हम बोलते हैं रोबस्टनेस। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूजर फ्रेंडली। तो यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब है? इफ द एल्गोरिथम इज नॉट यूजर फ्रेंडली देन द डिजाइनर विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू द प्रोग्रामर। मतलब अगर हमारी एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स दिखेगी, यूजर फ्रेंडली नहीं होगी, तो डिजाइनर आपको यानी किसी प्रोग्रामर को, ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हमने उसको यूजर फ्रेंडली का मतलब यही होता है कि जो चीज़ हमें समझ में ना आए वो किसी काम की नहीं है, और जो चीज़ हमको समझ में आ जाए वो हमारी यूजर फ्रेंडली। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि यार बहुत यूजर फ्रेंडली है, वो बहुत यूजर फ्रेंडली, दैट मीन्स कि हमारे प्रॉब्लम को बहुत आसान कर दे, उसी को यूजर फ्रेंडली कहेंगे। अदरवाइज वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। कोई भी मशीन हम जब चलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये मशीन बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी है, चलाने में भी बहुत अच्छी है, तो वो यूजर फ्रेंडली है। इसका मतलब कि उसमें जो एल्गोरिथम हमने यूज़ किए हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल एल्गोरिथम्स थी जिसको हमने यूज़ किया है, जिसके कारण वो यूजर फ्रेंडली बनी है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंप्लिसिटी की। तो सिंप्लिसिटी क्या है? इफ द एल्गोरिथम इज अ सिंपल देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब उसको हमको समझने में आसानी हो, उसी को हम बोलते हैं सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट बात हम करेंगे एक्सटेंसिबिलिटी की। तो इफ एनी अदर एल्गोरिथम डिजाइनर और प्रोग्रामर वांट्स टू यूज एल्गोरिथम योर एल्गोरिथम देन इट शुड बी एक्सटेंसिबल। ठीक है, मतलब आप किसी भी एल्गोरिथम को क्या कर सकते हो,
उसको एक्सटेंसिव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट। आई होप कि अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो हमने अभी आपके साथ में फैक्टर्स को आपके साथ में डिस्कस किया है वो समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस, क्या है एल्गोरिथम्स का इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि एक तो है थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस, नंबर 1 है कि थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पर कि व्हेन एनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इज गिवन टू अस देन वी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स। हमारे पास में कोई भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम वी शुड नो ऑल द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो हम उस प्रॉब्लम को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो है उसके जानने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड थिंग है कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कैसे है। सो एज वी नो दैट कि थ्योरी कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट एनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमने एल्गोरिथम बना के छोड़ दी और अगर हमने उस एल्गोरिथम को थ्योरेटिकली एस्पेक्ट से तो समझ लिया बट प्रोग्रामिंग अप्रोच से अगर उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारा उस एल्गोरिथम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर हमने उस एल्गोरिथम की स्टेप्स को अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं किए, उसको डेवलप नहीं किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली, तो उस एल्गोरिथम का कोई अस्तित्व नहीं है। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम कैन बी कंसीडर्ड एज द बोथ थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, दोनों तरीके से इसका इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा ये जानना भी जरूरी है कि अगर एल्गोरिथम हमने बनाई तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमने कोई लॉजिक डेवलप किया, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है कि हम उसका उस एल्गोरिथम को ना जान सके, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम का इंपॉर्टेंस, राइट। अब आगे जानेंगे हम कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी बहुत इजीली आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब एल्गोरिथम में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो हम जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर किया दो तरीके से मेजर किया जाता है, दो फैक्टर से हम इसको मेजर करते हैं। नंबर वन थिंग है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर सेकंड है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कितने तरीके से जानी जाएगी, एक तो टाइम के साथ में कि हमारी एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है, कितना स्पेस ले रही है। भाई तभी तो हम अपनी एल्गोरिथम को क्या बोलेंगे कि हमारी एल्गोरिथम इफेक्टिव है, हमारी एल्गोरिथम बेस्ट है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर मान लीजिएगा बहुत टाइम टेकिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग होगी, तो मुझे लगता है कि आप उस एल्गोरिथम को क्यों डेवलप करोगे, क्यों डिज़ाइन करोगे। हमारी एल्गोरिथम में जो फंक्शनैलिटी हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर फिर समझिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, रोबस्टनेस होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये जो सारी हम आपसे भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या फैक्टर्स होने चाहिए एल्गोरिथम के लिए, मॉडुलरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होना चाहिए। तो ये जितने भी फैक्टर्स हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं उसका सीधा सीधा यहाँ पर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी से है। मुझे लगता है अब आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिथम हमारी जो हमने यूज की है वो रियल में इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम कितना स्पेस कंज्यूम करती है। तो अब हम जानेंगे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नंबर वन थिंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर वन थिंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेसिकली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। मतलब टाइम एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, इज द अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कितना टाइम हमारा रिक्वायर्ड है उस एग्जीक्यूशन में, या हम कहें उस एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इसी को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज
डिनोटेड बाय बिग ओ नोटेशन। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिग ओ नोटेशन। हियर द बिग ओ नोटेशन इज द एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अभी हम आपसे ये भी बात करेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है। बिग ओ नोटेशन जो है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा आगे की क्लासेस में। अभी सिर्फ हम ये जान लें कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिनोट करते हैं उसको बिग ओ नोटेशन से करते हैं। सो हियर बिग ओ नोटेशन इज द एसिम्प्टोटिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस समझने होंगे और बिग ओ नोटेशन उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब बात करेंगे द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेनली कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमने उस एग्जीक्यूशन में फिनिश किए, यानी हम उस एग्जीक्यूशन को करने के लिए हमने कितने स्टेप्स को फॉलो किया। एक बहुत ही सिंपल सी मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे कि आप कोई भी जैसे मान लीजिएगा आपने टी बनाई या आपने बनाया लेमन जूस, ठीक है। तो लेमन जूस बनाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स और कितनी स्टेप्स आपने फॉलो की है, डिपेंड इस पर करता है। डिपेंड इस पर करता है कि आपने कितनी स्टेप्स वहां पर ली है। जितने कम से कम स्टेप्स लेंगे उतना जितने आप मतलब इफेक्टिव आपका प्रोग्राम तभी होगा या आपकी एल्गोरिथम इफेक्टिव तभी होगी जब आप मिनिमम स्टेप्स में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। अब अगर आप टी बनाने में 2 घंटे लगा देंगे तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जैसे कभी आपसे कहा जाए कि आपको 4 कप टी बनानी है, मान लीजिएगा, ठीक है, ये आपको बनानी है। अब आप गैस पे इसको चढ़ा के 1 घंटे के लिए भूल जाएं, 1 घंटे के लिए भूल जाएं, तो ये तो आपके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सपोज दैट कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी चाय का और आपकी चाय सिर्फ गैस पे ही चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई। भाई उसके लिए जितने मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड है उस चाय को पकाने के लिए उतने ही मिनट आप उसमें दें। उससे ज़्यादा मिनट्स आप उसमें दे रहे हैं, उससे ज़्यादा समय आप उसमें दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। आपको यदि जितने भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं अगर आप उससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। मतलब आपका प्रोग्राम रन करते वक्त उतना ज़्यादा समय लेगा। 4 कप चाय किसी को देनी है तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं टेक्निकल चीज़ों से आपको नहीं लिंक कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप समझिए ना कि आपको 4 लोगों के लिए आपको 4 कप चाय बनानी है, तो आपको उसके लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के रिक्वायर्ड है, कितनी देर आपको उस चाय को पकाने में लगेगा, वो सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना होगा कि मुझे इतने चम्मच मुझे शुगर डालनी है, इतने चम्मच मुझे टी डालनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मेज़र करके डालनी होगी, तभी आपकी चाय भी इफेक्टिव होगी, तभी आपकी चाय कम से कम समय में बहुत अच्छी तैयार भी होगी। तो कहीं ना कहीं वो सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो रिक्वायर्ड हैं। अगर आप उससे कम या ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रोग्राम में जो आपने एल्गोरिथम यूज़ की है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। अब मुझे लगता है मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मैं लिंक करूंगा, देखिए टेक्निकल टर्म्स में, तो मैंने एक एग्जांपल आपके साथ में लिया हुआ है। वो एग्जांपल मैंने क्या लिया हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एन एग्जांपल। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिया एक सम इक्वल्स टू सम नाम का एक वेरिएबल था जिसे मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ n नंबर, मतलब मैं यहाँ पर n नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स का सम करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको n नंबर्स को यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा फ्रॉम 1 to n, मतलब मैंने 1 से लेकर के n तक, यानी जितने नंबर्स में लेना चाह रहा हूँ उतने नंबर तक हम उसको ले लेंगे। और सम में सम प्लस आई, ये हमारा लॉजिक है बेटा, ये हमारा लॉजिक है कि सम में हम क्या करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, ये सम है और सम में मैंने 0 डाल दिया। अब मैंने लूप चलाया और आई में जो वैल्यू थी वो हमने सम प्लस 1 कर दिया, यानी कि 0 थी 1 थी तो 0 प्लस 0 1 हो गया, 1 से 2 हो गया,
और जहां तक हम जाएंगे वहां तक के नंबर्स को हमारा ऐड करता हुआ चलेगा। सो व्हेन द लूप एंड द सम होल्ड द सम ऑफ एन नंबर्स, जब हमारा लूप एंड होगा तो हमारा जो सम होगा वो क्या करेगा, सम ऑफ द एन नंबर्स। पहले 1 होगा ना, 1 + 2 करिए तो सॉरी यहाँ पर देखिए मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। ये जो लॉजिक हमने डेवलप किया है वो कैसे डेवलप किया है, देखिए फिर समझिएगा। यहाँ पर हमने सम नाम का एक वेरिएबल लिया है। देखिए ये हमारी एल्गोरिथम लिखी हुई है, ये हमारी एल्गोरिथम लिखी हुई है। हमने सम में क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। तो हम एल्गोरिथम लिखते वक्त सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखते हैं। ये हमारे 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स में हमने इस प्रोग्राम को समझा, ठीक है। अब देखिए सम में 0 है, हमने लूप चलाया 1 to n, नंबर्स हमने एंटर करना शुरू कर दिया 1 से लेकर के n तक के नंबर्स को, यानी हम मान लो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो हमको क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, सम में क्या डाल दिया, सम प्लस आई, सम प्लस आई, आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू 1 है। अब सम प्लस आई को ऐड किया तो यहाँ पर 0 से हट के क्या हो गया, 1 हो गया। अब सम में 1 है और आई की वैल्यू में 2 है, तो 1 + 2 करने पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर आई में 3 हो गया तो 3 + 3 करने पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई में 4 है तो 6 + 4 करने पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई में 5 है तो 10 + 5 करने पर कितना जाएगा, 15 हो जाएगा। आई की वैल्यू 6 कर दे तो 6 + 15 कितना जाएगा, 21। आई की वैल्यू 7 है तो 21 + 7 कितना जाएगा, 28 हो जाएगा। आई की वैल्यू अगर 8 कर दी तो 28 + 8 36 हो जाएगा। आई की वैल्यू अगर 9 कर दी तो 36 + 9 45 हो जाएगा। आई की वैल्यू अगर हमने 10 कर दी मान लीजिएगा तो 45 + 10 कितना हो जाएगा, 55। तो हमारा जो रिजल्ट है वो सम जो कितना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हो गया। अब आप समझिए थोड़ा सा मैं इसके आगे चलता हूँ। तो इसमें जो मैंने आपको बताया वो क्या, इन द अबव कोड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लूप स्टेटमेंट, मतलब जितनी बार हमारा लूप चल रहा है इस प्रोग्राम में, जितनी बार हमारा लूप चल रहा है उतनी बार ये टाइम लेगा नहीं लेगा। तो लूप स्टेटमेंट विल बी एटलीस्ट n, एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। सो व्हाइल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड return sum will be the constant as its value is not dependent on the value of n and will provide the result of one step only. So we generally consider the worst time complexity as it is the maximum taken time any given input size. ये ठीक वैसे ही है कि जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि 1 कप आपको बनानी थी, अब मैंने आपसे कहा कि भैया 1 नहीं 2 बनानी है, फिर मैंने कहा 2 नहीं 4 लोगों के लिए बनानी है, फिर मैंने बढ़ा दिया उसको कि भाई 10 के लिए बनानी। तो जैसे जैसे आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपका टाइम कंज्यूम होता जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर आप लूप में जहाँ से आप n की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अब मुझे लगता है ये आप इसको लिंक कर पा रहे हो कि भाई अगर आपको 4 कप चाय बनानी थी तो जो टाइम आपको लगने वाला था, अगर मैंने आपसे कहा 40 बनानी है तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसको पकने में भी टाइम लगेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का तरीका वही है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो बताया आपको वो किसके द्वारा बताया, लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी। मैं एक एक चीज़ आपके साथ में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आप उसको समझ पाएं कि एग्जैक्टली एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे हमारे प्रोग्राम में, जो हमको कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी उसको कैसे मेजर करेंगे। इज दैट क्लियर? अभी मुझे लगता है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। जो मैंने आपको लॉजिक समझाया उस लॉजिक को थोड़ा आप लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू, जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक समझने की बात है कि वो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू जो भी आप रिटर्न करने वाले हो उसकी n वैल्यू से जो वैल्यू ऑफ हमारी n होगी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में हमारा स्टेप फॉलो करेगा। जैसे मान लो अभी ये 10, अब मैं कहूँ n की वैल्यू 100 कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, जो सम की वैल्यू होगी वो तो कांस्टेंट ही हो जाएगी। एन एल्गोरिथम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस
रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। मतलब स्पेस जितनी रिक्वायर्ड आपको स्पेस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्स। So for an algorithm, the space is required for the following purposes. Number one thing, to store program instructions, to store constant values, to store variable values, to track the function calls, jumping statements. तो यहाँ पर हमारे ये चार पर स्पेस का यूज करते हैं कि किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना हो, कांस्टेंट वैल्यूज को स्टोर करना हो, कोई वेरिएबल्स जिसकी इसको स्टोर करना हो, या कोई भी ट्रैक करना हो जैसे कि लाइक फंक्शंस कॉल्स, या हम कहें जंपिंग स्टेटमेंट। इन सभी के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हमारा स्पेस रिक्वायर्ड है। अब बात करेंगे कि ऑक्सिलरी स्पेस क्या कहलाता है। द एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम एक्सक्लूडिंग द इनपुट साइज इज नॉन एज द ऑक्सिलरी स्पेस। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस का इसी एल्गोरिथम का मतलब रिक्वायर्ड कैसे होगा, एक्सक्लूडिंग द इनपुट साइज, जो भी हम इनपुट साइज दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा, इज नॉन एज द ऑक्सिलरी स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब क्या हुआ, जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट साइज जो हम दे रहे हैं उसको हम ऑक्सिलरी स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर्स द बोथ स्पेसेस लाइक द ऑक्सिलरी स्पेस एंड स्पेस यूज्ड बाय द इनपुट। तो हम कह सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट साइज। मुझे लगता है अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऑक्सिलरी स्पेस का क्या मतलब हुआ, जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा स्पेस था, हमारी इनपुट साइज, जैसे कि हम मान लीजिएगा 10 वेरिएबल्स को हमको ऐड करना था, 10 वैल्यूज को ऐड करना था, ठीक है, तो वो तो हमारा इनपुट साइज हो गया। अब ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब इसको छोड़ दीजिएगा, ये जो हमारा इनपुट साइज है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा जो हमको स्पेस हमने रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे तो ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट साइज जो ये स्पेस ले रहा है, दोनों को ऐड करने के बाद में ही हम उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर निकालेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स में मैंने दो तरह की एल्गोरिथम यहाँ पर लिए हैं। नंबर वन इज द सर्चिंग एल्गोरिथम एंड नंबर सेकंड इज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग एल्गोरिथम्स मैंने आपको बताया था कि ऑन ईच डे वी सर्च फॉर समटाइम्स इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, हमारी जो सर्चिंग टेक्निक है वो डे टू डे चेंजेस होते जा रहे हैं। सिमिलरली विद द केस ऑफ द कंप्यूटर, द ह्यूज डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। बहुत बड़ा डेटा हम स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में। वेन एवर द यूजर आस्क फॉर एनी डेटा, then the computer searches for the data in the memory and provides that data to the user, और यूजर्स को डेटा प्रोवाइड करता है। सो देयर आर द मेनली टू टेक्निक्स अवेलेबल। मैंने आपको बताया था लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, तो बस जस्ट एक आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में मैंने आपको कई सारी एल्गोरिथम बताई थी, जैसे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्विक सॉर्ट, या हम मर्ज सॉर्ट, ठीक है, या हम इंसर्शन सॉर्ट, या हम कह सकते हैं बबल सॉर्ट। ठीक है, ये बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं। तो ये उसी का मतलब लिखा हुआ है कि वाई वी नीड अ सॉर्टिंग, वाई डू वी नीड अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एंड एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमाइजिंग and the efficiency of the other algorithms like the binary search algorithm, and binary search algorithm requires an array to store a particular order, mainly in the ascending order। ठीक है ना। इसके बाद में it produces information in the sorted order, ठीक है, which is a human readable format। मतलब हम sorted order में अगर इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे, प्रोड्यूस कराएंगे, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगी। सर्चिंग द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द स्टोर्ड लिस्ट इज द फास्टर देन द अनसॉर्टेड। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को किसी लिस्ट में अगर आपको सर्च करना होगा, मानी सॉर्टेड लिस्ट में आपको सर्च करना होगा, तो बहुत आसान होगा, बहुत फास्ट होगी, बशर्ते कि अनसॉर्टेड लिस्ट से। ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको जो बेसिक है डेटा स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो हमने टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स की बात की हो, चाहे वो हमने आपसे क्लासिफिकेशन की बात की हो, चाहे वो मैंने आपसे किसी एल्गोरिथम की बात की हो, ठीक है, या फिर मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या मैंने आपको बताया मॉडुलरिटी, ठीक है, फिर मैंने आपको देखिए स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो दो ही तरीके हमारे पास हैं जिसको हम
यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, या तो स्पेस के फॉर्म से या फिर टाइम के। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम जैसे सम को हमने मेमोरी दी है, ठीक है, फिर हम यहाँ पर सम प्लस आई बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जितना रिक्वायर्ड यहाँ पर हमारा स्पेस है वो ऑक्यूपाई कितना हो रहा है, टाइम हमारा कितना ऑक्यूपाई हो रहा है। तो एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम इन दो तरीकों से ही यहाँ पर मेजर करते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। तो इस तरीके से हमने अभी जो डेटा स्ट्रक्चर का हमारा बेसिक पार्ट था वो क्लियर होता है, कंप्लीट भी होता है। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ में कोई दिक्कत आई हो तो आप दोबारा से इस क्लास को एक बार रिज्यूम करके देख लेना, रिपीट करके देख लेना, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए, राइट। क्योंकि अभी तो ये बहुत बेसिक है। बेसिक चीज़ों को हम जितना अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे से हम एनालाइज करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ताकि हम चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी तक के जो पार्ट में मैंने आपको बताया, मुझे लगता है काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया होगा इस क्लास को पढ़ने में आपको। और आगे की क्लास में और मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि हमको प्रोग्राम नहीं, हमको सिर्फ लॉजिक बताना है, हमको उस लॉजिक को डेवलप करना है। तो लॉजिक डेवलप करने के लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि हमेशा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टफ नहीं होती, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, बस हमें उसके बेसिक पार्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके।